ये जिस तरह से मामला चल रहे हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? एमक्यूएम स्टेक होल्डर रही है, अब भी है, क्यों मसाइल हल नहीं कर सकी एमक्यूएम? चाहे वो के इलेक्ट्रिक का हो, चाहे ये पानी के मसाइल हो, गटर उबल रहे हैं, आखिर इतने साल एमक्यूएम को भी तो मिले कराची में। बदकिस्मती से मैं समझता हूं कि इस वक्त जो भी कराची की नुमाइंदगी का दम भर रहे हैं, चाहे वो पीटीआई के 14 एमएनएज और फिर उसी कदर एमपीएज हों, या एमक्यूएम पाकिस्तान के जो 7 एमएनएज हैं और उसी बल्कि कराची के 4 और उसी कदर जो उसी हिसाब से उनके एमपीएज हैं, फिर पीपल्स पार्टी की भी यहाँ जाहिर है कि कुछ सीटें हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इन तीनों में जब कचरा उठाने पर एक बहुत बड़ा चैलेंज इन तीनों के सामने आया, तो इन तीनों ने क्रेडिट की सियासत की, तीनों ने एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश की, तीनों ने आस्तीनें चढ़ाई। मेयर भी मैदान में आया, फिर जो वज़ीर बल्दियात थे सईद गनी या नासिर शाह वो भी मैदान में आए, और फिर अली जैदी भी उतर आए ये दावे के साथ कि हम करेंगे। तीनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाला, लेकिन कचरा इन तीनों में से किसी ने नहीं उठाया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का ये 6वां या 7वां बड़ा शहर अब रहने के काबिल नहीं रहा। तो इसका मतलब यह है कि आइंदा भी अगर ये जो आकबत ना अंदेश इस वक्त जो बदकिस्मती से सियासी बरादरी है जो कराची में एक दूसरे से लड़ रही है, आवाम को धोखा दे रही है, उनकी आंखों में धूल झोंक रही है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही और एक जगह बैठकर भी इसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं कर रही, तो इसके नतीजे में लोग और ख़ुद को यतीम और लावारिस महसूस कर रहे हैं। मुझे इलेक्शन में हराया गया या जो भी हुआ, और उस वक्त कितनी सीटें पीटीआई की थीं और कितनी उसे दिलाई गई, इससे कतई नज़र मैंने ये महसूस किया कि जमात इस्लामी निकली थी और उन्होंने एहतजाज किया। फिर उसके बाद मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं बाहर निकलूं और मैंने कराची की यूथ को 2 सालों में बहुत जोड़ा, और ये जो के इलेक्ट्रिक ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है, पीटीआई एक तरफ तो उसके एमएनएस एमपीएस के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने छांव एक कैंप लगाकर उसके अंदर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके 5 बड़े वफाकी वुज़रा हफीज़ शेख से लेकर असद उमर और बाकी 3 इख्तिसादी राब्ता काउंसिल ईसीसी में 3 रुपए फ़ी यूनिट बिजली के नर्ख में इजाफे को की इजाज़त देते हैं के इलेक्ट्रिक को। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर एक और छुरी फेर दी गई। तो मुझे बताइए कि अब कराची वाले किस दर पे दस्तक देंगे, कहाँ जाएंगे, किससे अपनी फरियाद करेंगे और कौन इनको दस्तरसी करेगा? देखिए मैं एक आखिरी बात कर दूं, उसामा ये एंट्रो है, एक बात और कर लूँ उसामा। मैं ये समझता हूँ कि लोग फिर बहुत तेज़ी से उनमें रुझान ये आ रहा है, जो सिराज तेली जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची बिजनेस फोरम के बड़े हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन उनकी बात में बड़ी लोगों में अपील नज़र आ रही है और कबूलियत नज़र आ रही है कि कराची के मसले का मुस्तकिल हल निकलना चाहिए, और वो हल चाहे इंतज़ामी यूनिट हो या वफाक जो है वो बराह रास्त कराची को देखे, या इसी तरह कोई और यहाँ के बल्दियाती इदारों पूरे मुल्क के 140A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करे। मेरी जो पटिशन है सुप्रीम कोर्ट में उसमें, और जो है वो उसके नतीजे में ये वाज़े हो जाए कि कौन से इख्तियारात जो हैं वो किसके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मसला हल तलब है, तो कोई ना कोई अब कराची का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए जी। लेकिन सर ये कह देना कि निकालना चाहिए, मसला ये है कि आपने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी सर जोड़कर बैठ जाएं, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल आपके सामने है, मेरे सामने है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, अपोजिशन जो है और उसमें और हुकूमत में जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बेतहाशा है। ऐसे में आपको नजर आ रहा है कि ये मिल बैठ सकते हैं? देखिए, जब ये बड़े हाथी एक दूसरे से लड़ते हैं तो शामत घास की आती है, और जब ये पोलराइजेशन है पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कि कोरोना पर कोई नेशनल कंसेंसस नहीं हुआ। आज मैं टिकट्स देख रहा हूँ कि कहीं से ये एलामिया आया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हर 3 माह में होना चाहिए।
23 माह से ज़्यादा हो गए पीटीआई की हुकूमत को कायम हुए और इंतखाबात को 2 साल हो गए। मेरे ख्याल में शाज़ व नादिर 1 या 2 इजलास हुए थे। कोरोना की वबा आते ही ख़तरे की घंटी बज गई थी। इससे मईशत, माशरत सब कुछ मुतासर होना था, लेकिन कोई मीटिंग, ये अगर वज़ीर आज़म अगर अपनी जिम्मेदारियों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, इस मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, पहले से मईशत तबाहल, बेरोजगारी, महंगाई, उसमें से कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में जो कुछ हुआ, और ये पोलराइजेशन से कोरोना को भी मौका मिल गया हमारी बस्तियों, हमारी गलियों में अपना बसेरा करने का। और उसके बाद फिर हम बजट में देखें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नहीं, फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसका भी होना चाहिए। अच्छा, असद खरल साहब ने सवाल करना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम बात, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है 1 यूनिट की, कि जनाब विफाक इसको देखे, ये तो फिर वो नए सूबे की बात हो जाएगी, वो महाजिर सूबा, फिर वो एक मसला खड़ा हो जाता है, उस नजर से देखा जाता है इसको। तो 1 यूनिट अगर आप कह रहे हैं तो उसको फिर कौन देखेगा? अगर विफाक देखेगा तो ये तो एक नया सूबा बन जाएगा, और वो डायरेक्ट इंटरवेंशन कहेंगे 18वीं तरमीम के खिलाफ है, आप आइन की पामाली कर रहे हैं, और फिर शायद वो भी अगर हालात ना ठीक कर सके तो और तबाही होगी। देखिए, मैं कोई वाज़े तौर पर ये मुतालबा नहीं कर रहा, मैं तो सिराज तेली साहब की इस तजवीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखें, गुज़िश्ता 35 सालों में जो कुछ भी हुआ, फिर ख़ास तौर पे 10 सालों में जिस तरह MQM अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, अपने गलत इक़दामात की वजह से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ज़वाल पजीर हुई, और 2013 में नज़र आ गया था कि शेर आ रहा है नहीं, शेर आ गया था, और 2018 में एक वैक्यूम था, उसको किसी हद तक पीटीआई ने नुमाइंदगी की हद तक, इलेक्शन की हद तक डॉक्टर साहब, आप लेकिन उसकी भी हमेशा सिंध की तकसीम की बात आती है, सिंध कार्ड की बात आती है, 1 यूनिट की बात। आप मुझे ये बताएं कि क्या तीनों पार्टीज, क्या पीपल्स पार्टी आफ्टर 18th अमेंडमेंट इस बात को हजम कर लेगी? क्या पीटीआई इस बात की ऑनरशिप लेने के लिए तैयार है? क्या MQM इसके ऊपर कंसेंसस में बुनियाद पर होगा, इंतजामी यूनिट होगा? वो किस तरह वहां पे इसका मतलब मैकेनिज्म क्या बनेगा आफ्टर 18th अमेंडमेंट? किस तरह आप कंपोजिशन किस तरह देख सकते हैं? तीनों पार्टियां क्या इस पे कंसेंसस कर सकती हैं? क्या पीपल्स पार्टी वाले अपनी बात जो है उससे हुकूमत अपनी सरेंडर करके ये प्लेट में रख के पीटीआई को दे सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी किस तरह हो सकती है? असद खरल साहब, देखें, मैंने मुतालबा नहीं किया और ना मैंने कोई तजवीज़ दी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोगों का रुझान अब तेज़ी से उस तरफ जा रहा है कि जो गुज़िश्ता 1 दिहाई में ख़ास तौर पर हुआ और यहाँ एक सियासी खला क्रिएट हो गया, वो अभी पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। पीटीआई ने अपनी जड़ों को मजबूत नहीं किया, बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं, तो उसमें अगर ये तीनों पार्टियां लड़ी और मेयर किसी भी पार्टी का अगर कामयाब, तीनों चारों पार्टियां लड़ती है, मेयर किसी भी पार्टी का आता है, लेकिन कचरा फिर भी नहीं उठेगा। सर्कुलर रेलवे का मंसूबा CPEC में शामिल कराया हमने, फिर वज़ीर आला ने भी इसकी तायीद की, फिर वज़ीर आज़म असद उमर ने भी की, लेकिन अब तक कराची का कोई मंसूबा भी, चाहे वो वफाकी हो, सूबाई, K4 12 साल से शुरू नहीं हुआ। जो इजाफी पानी 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा, कचरा उठाने के निज़ाम में भी कोई एक पैसा नहीं। 3000 अरब देने वाले शहर को 30 अरब रुपए मिले, तो मैं कह रहा हूं कि लोग किसकी तरफ देखें? आइन में हल मैंने बता दिया, मेरी पिटीशन है, यहाँ से शुरू करें, सूबे को छोड़ दें, इंतजामी यूनिट को छोड़ दें, सिंध की तकसीम की बात नहीं करें, लेकिन कोई हल निकालना होगा। 4-5 हल हैं। 140A की इंटरप्रिटेशन के बल्दियाती इख्तियारात, वसाइल और इख्तिदार, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक फहरिस्त की सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन में आने चाहिए, और 140 से 2 जुमले हैं, सुप्रीम कोर्ट इसकी वजाहत कर दे। फिर दूसरा ये कि सारी जमातों के कंसेंसस के साथ फिर इस मुल्क के जो भी करता धरता पॉलिसी साज इदारे हैं, सर जोड़कर बैठे। कराची का अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम है, ये पाकिस्तान की मईशत का मरकज़ और तरक्की का इंजन है, और अब तो मईशत की बदहाली और कोरोना के बाद तो हमारा रिलायंस और इन्हिसार वैसे भी कराची पर चला गया है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची से फैसलाबाद की लू में लाहौर की सनतें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी का नज़्म नज़्म, मुल्तान, भालपुर, पेशावर, कोयटा और लाड़काना और दादू, खैरपुर, शिकारपुर चलते हैं। हर जबान बोलने वाला कराची में है जी।
मुल्क के हर इलाके का शहरी कराची में है, तो इसका मतलब यह है कि अहलिया ने लाहौर को भी कराची में दिलचस्पी लेनी होगी, अहलिया ने इस्लामाबाद, अहलिया ने पिंडी, हर खास व आम को कराची के इन सारे मंसूबों पर, क्योंकि कराची में ये सरमायाकारी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की एक, मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल की एक रोशन किरण होगी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं से शुरू करना है। आपको 3000 अरब देने वाले शहर को 30 अरब पर आप टरखाएंगे, ये काम नहीं चलेगा। अच्छा, 162 अरब की पैकेज की खैरात भी नहीं चलेगी जी। अच्छा फारूक सत्तार साहब, ये जो बात आ रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये कुछ तो बदलना होगा, अब इस तरह तो मामला नहीं चल सकते जिस तरह कराची में चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कराची को जिस तरह लावारिस छोड़ दिया जाता है, उस पर आने से पहले मुझे ये बताएं कि इख्तियारात की आप बात कर रहे हैं, जितने इख्तियारात मिलते हैं उस पर कौन अमल करता है, ये भी तो एक मसला है। और आप इस पर आते हैं, लेकिन पहले आप अपने हवाले से बता दें, क्योंकि ये मुझे बार बार कहा जा रहा है कि फारूक भाई से ये सवाल जरूर करें। आपने हमारे ही प्रोग्राम में ये बात कही थी कि बहुत से लोग आपको ऑफर कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, बहुत सी पार्टीज कर रही हैं, तो आपने अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं किया? क्या आप अपनी कोई अलग जमात बनाने का सोच रहे हैं? और अगर आप किसी जमात की तरफ जाते हैं तो क्या सोच के साथ कि जो ये 1 यूनिट की तरफ जाए, या ये कराची के इंतजामी हालात बेहतर करने की तरफ जाए, या जो पूरे सूबे के साथ के जी इकट्ठा रहे, उसकी तरफ जाएंगे आप? शहर में ऐसे अमायदीन हैं और इतनी वाइब्रेंट यूथ है, इतनी एनर्जेटिक यूथ है, उसने जिस तरह कोरोना से मुतासरा लोगों को राशन पहुंचाने, थैलेसीमिया के बच्चों मरीज़ों को खून के अतियात देने में जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और पूरे मुल्क में ही ऐसा माहौल था नौजवानों में। मैं समझता हूं कि पहले तो मेरा इन्हिसार सिंध हाई कोर्ट के एक मेरी पिटीशन है कि ये पार्टी की मेंबरशिप और पार्टी की सरबराही मुझे वापस मिले, ताकि मैं अपने लिए इसे नहीं रखना चाहता। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के मैं पूरी कौम और अहलिया ने कराची से वादा करता हूँ कि 65% नुमाइंदगी 35 साल से कम उम्र जवानों नौजवानों के हाथों में देनी है, राब्ता कमेटी की या कोई भी सियासी स्ट्रक्चर हो। एक मिडिल क्लास अर्बन एजुकेटेड एक सेक्युलर, मैं समझता हूं कि सियासी नजरिया एक कराची की शनाख्त है, उसे कायम रखना। बाकी कोई भी माइनस हो जाए, जिन्हें माइनस होना था वो माइनस हुए हैं। अच्छा। अब एक इस वैक्यूम को किसी तरह नौजवानों को और इस सियासी अमल को कायम करके रखना होगा। या तो मुझे पार्टी मिलती तो भी मैं ये करूंगा, खालिद मकबूल मेरे साथ खड़े हो जाए। मैंने 42वें यौम तासीस पे उनसे कहा कि भाई आप बेहतर आदमी हैं, उस लॉट में पढ़े लिखे हैं, नजरियाती हैं, आप थोड़ा सा जहन रखते हैं, सोच विचार रखते हैं, मेरे साथ आ जाएं। शायद मुस्तफा को तो मैं कान पकड़ के अपने साथ कहीं ना कहीं लाके बिठा दूंगा। अच्छा। लेकिन पहले आपका मूव करना, पहला स्टेप आपको लेना। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं, सिंध हाई कोर्ट का इंतजार कर रहा हूं, वरना एक आजाद हक परस्त मूवमेंट बनाकर बाकायदा रजिस्टर कराऊं ना कराऊं, बल्दियाती इंतखाबात की हद तक 65% नुमाइंदे यूसीज में जो चेयरमैन है वो 65% 35 साल से कम उम्र के होने चाहिए। मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में। हमें एक मेयर और उसकी काउंसिल और बारात भी कम उम्र चाहिए, क्योंकि विजन हम देंगे शायद, लेकिन इनोवेशन उन बच्चों के पास है, उनके पास है। हमने जिंदगी में जो करना था किया, कर लिया। MNAs भी बने, MPA भी बने, वजीर भी बने, लेकिन अब हमारा ये फर्ज है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि पूरे मुल्क में और उसको कहीं से शुरू करें। इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता तो फिर आप एक नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। नई पार्टी एज सच नहीं, पहले नया ग्रुप, क्योंकि देखें हमने जो 86 में 87 में इलेक्शन लड़ा वो भी हक परस्त ग्रुप के नाम से लड़ा था, और सीढ़ी का निशान था, पतंग नहीं थी उस वक्त हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि हमें शायद अगर वहीं से वो नज़रियाती सफ़र शुरू करना है, दोबारा लोगों को जोड़ना है। अब किसी एक लसानी इकाई को नहीं, कराची की जो डायनेमिक्स चेंज हुई है, डेमोग्राफी चेंज हुई है, सालों में इसकी आबादी को कम गिना गया, इसकी नुमाइंदगी कम है, चूँकि आबादी कम है, इसको फंड्स वैसे ही कम मिलते हैं, 30 अरब में इसका गुजारा नहीं। तो नए एनर्जेटिक विगरस लोगों को लाकर पूरे मुल्क की तवज्जो दिलाकर लोग आपके साथ आएंगे आपके ख्याल में? 100% इनके बल्दियाती गुब्बारे से हवा निकलने दें, फिर आप देखें एक फ्लड गेट खुलेगा मजबूर, और जो मसलहतन वहाँ है वो सारे लोग मेरे साथ आएंगे। और अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद
उन नज़रियाती कारकुनों की जो अच्छे लोग हैं, जहाँ रहते थे 84 में, आज भी वहीं पर रहते हैं। वो किसी छोटे क्वार्टर से बड़ी कोठियों और बंगलों में नहीं चले गए। ऐसे लोग हैं, फारूक भाई, उन्हें आगे लाना है। एक मिनट फारूक भाई, मुझे एक बात बताएं। MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उसके बाद कराची से पीटीआई जीती, उसके बाद कराची में एक और नई पॉलिटिकल पार्टी बनी। पीटीआई को अभी 2 साल हुए हैं, कराची की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आप कह रहे हैं कि कराची में अभी भी स्पेस मौजूद है, इसका मतलब ये है कि कराची की स्पेस, जो कराची के लोगों ने पीटीआई पे इत्तेमाद किया, वो 2 साल के बाद ही खत्म हो गया। नहीं, देखें, अगर उस स्पेस क्रिएट करने में नीचे आपका होमवर्क पूरा नहीं है, आपकी फाउंडेशंस मजबूत नहीं है, लोगों में उस तरह से आपकी इनग्रेस और गिरफ्त नहीं है, मसाइल का अहाता, फिर उनके हल के लिए वो विजन के आपको किस मंसूबे के लिए कितना टाइम चाहिए, और उसे 3 मरहलों में नहीं, आज भी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल और एकनेक, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, आज पहले मरहले की अप्रूवल दे रही है 84 अरब की, जो K4 का पहला मरहला है, जबकि वॉर फुटिंग बेस पे मुझे 224 करोड़ गैलन नहीं, अब कराची को 4 सालों में 65 करोड़ गैलन चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है ख़तरे की घंटी बजाना, जो मेरे तजुर्बे और मेरी जो मैच्योरिटी हो सकती है उसकी रोशनी में। मैं ये सिविलियन हूँ, हमारे जो स्ट्रेटेजिक हमारे लोग हो, जिन्हें पाकिस्तान में बाद में सलामती के लिए कहीं ना कहीं कूदना पड़ता है, मैं सबको एड्रेस करके कहता हूँ कि देखें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 4-5 सेक्टर में 4 सालों में लाजमी है, और उसके लिए ओनरशिप, कराची में हर जबान बोलने वाले की नुमाइंदगी हो, एक कमीशन भी साथ साथ बनाए कराची की डेवलपमेंट का, इन मंसूबों के लिए। जो मेयर कराची जिस पार्टी का भी नहीं, मैंने कहा देखिए आज़ाद, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे साथ पीटीआई के बड़ी तादाद में नौजवान और बच्चे भी जुड़े, हम सूबाई में, कौमी में बल्ले को वोट देंगे, लेकिन फारूक भाई एक अच्छा मेयर आपके साथ मिलकर हम कराची को देना चाहते हैं। बहुत लोग जुड़े हैं। इसी तरह मैं आपसे दावा करता हूं कि MQM के लोग तो हैं ही, फिर जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और खास तौर पर मुस्लिम लीग के बड़े छोटे भी इस नारे पर आज मेरे पास मुस्लिम लीग नून के लेबर फेडरेशन के लोग आए थे। उन्होंने कहा हमने अपने मरकज को कह दिया कि कराची में हमें फारूक भाई जो बात कर रहे हैं उनके साथ हमें जुड़ना होगा। इस मुश्किल ओनरशिप देखें। नौजवानों की मदद कीजिए, इनको हौसला अफजाई इनकी कीजिए, ताकि ये दुनिया भर में मजीद अवार्ड्स और मेडल्स लेके पाकिस्तान में आपका सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।